नमस्कार दोस्तों, विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज लेकर आया हूं मैं आपके लिए जनरल साइंस जो है, दैनिक या सामान्य जो विज्ञान है, उसमें जो केमिस्ट्री वाला जो पार्ट होता है उसमें परमाणु अणु इनसे संबंधित महत्वपूर्ण और टॉप क्वेश्चन, ठीक है। इनमें से कई सारे क्वेश्चन पूर्व के एग्जामों में आए हुए हैं और कई ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आगे एग्जामों में आने की पूरी संभावना रहती है उनकी। तो देखते हैं वो सवाल कौन कौन से हैं। स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, 52 ग्राम हीलियम में मोलू की संख्या ज्ञात करो। तो 52 ग्राम हीलियम है, उसमें मोलू की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है मोलू की संख्या, ठीक है। और मोलू की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान बटावा मोलर द्रव्यमान, ठीक है। अब ये मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, मोलू की संख्या क्या होती है, द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, इन सब के लिए एक अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है, ठीक है। मोलू की संख्या वाला या मोलू और मोलर द्रव्यमान का अलग अलग वीडियो अपलोड कर रखा है। तो उन क्लासों को आप देख लेवे, वहाँ आपको पूरी जानकारी है वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ मैं सीधा आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो इसको यदि आप कैलकुलेट करोगे, 52 ग्राम हीलियम में मोलू की संख्या ज्ञात करो, तो मोलू की संख्या हो जाएगा दिया गया द्रव्यमान बटावा मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो दिया गया द्रव्यमान है 52 ग्राम और हीलियम का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो होता है आपके 4 ग्राम, क्योंकि हीलियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 4 यूनिफाइड को अपन मोलर द्रव्यमान में बदलते हैं, तो यू की जगह जी लगा देंगे तो बन जाएगा 4 ग्राम। अब 13 में भाग लगाएंगे 4 का, तो 13 चौक 52, तो 13 आएगी, कितनी मोलू की संख्या आएगी 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने मोल शब्द प्रस्तावित किया। तो दोस्तों, मोल शब्द देने वाले कौन थे, उसका आंसर अपने को बताना है। तो ऑप्शन ए में है आवोगाद्रो, ऑप्शन बी में है विलहेल्म्स ओस्टवाल्ड, ऑप्शन सी में है डेनियल और ऑप्शन डी में है आर्किमिडीज। तो दोस्तों, मोल शब्द का जो गठन है वो सर्वप्रथम किया था विलहेल्म्स ओस्टवाल्ड ने। किसने किया था, विलहेल्म्स ओस्टवाल्ड ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, एक्वारेजिया का रासायनिक संगठन है। तो दोस्तों, एक्वारेजिया क्या होता है इसके बारे में मैं बता दूं आपको। पहले एक्वारेजिया रॉयल जल का लैटिन नाम होता है, ठीक है। लैटिन भाषा में रॉयल जल है, उसको एक्वारेजिया कहते हैं। और इस एक्वारेजिया विलियन का जो उपयोग है वो किया जाता है सोना है, चांदी है, जो प्लेटिनम है, इस प्रकार की धातुओं को गलाने में। और ये जो है वो सुनारू के पास में होता है ना, वो इस विलियन का उपयोग करते हैं कई बार, ठीक है। तो एक्वारेजिया सोना चांदी को गलाने वाला एक विलियन होता है। ये 2 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक तो होता आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक होता आपके HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग और नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग इसमें काम में लिया जाता है, मतलब 3:1 होता है, ठीक है। वही होता है अपने एक्वारेजिया। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही है। ऑप्शन ए में है HCl व H2SO4। HCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 का मतलब है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो HCl और H2SO4 का मिश्रण होता है, ये गलत है, ये नहीं होगा, है ना। HCl तो होता है लेकिन H2SO4 नहीं होता है। ऑप्शन बी देखते हैं, HCl और HNO3। ऑप्शन सी में है H2SO4 प्लस HNO3। ऑप्शन डी में HNO3 प्लस HCl। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, HCl प्लस HNO3, ठीक है। यही एक्वारेजिया होता है और इसमें HCl और HNO3 का जो अनुपात होता है वो 3:1 होता है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्रम से होता है। ऑप्शन ए में है 3:1, ऑप्शन बी में है 1:3, ऑप्शन सी में है 2:1 और ऑप्शन डी में है 1:2। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl और नाइट्रिक अम्ल HNO3, इनका जो अनुपात है वो क्रम से होता है 3:1। मतलब 3 भाग में तो होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग में लिया जाएगा नाइट्रिक अम्ल, तो दोनों का ये मिश्रण होता है। अगला सवाल देखते हैं, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। शुष्क बर्फ जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ड्राई आइस। तो ड्राई आइस किसको कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए में D2O, ऑप्शन बी में है ठोस H2O,
ऑप्शन सी में है ठोस CO2 और ऑप्शन डी में CO2 प्लस D2O। तो शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? देखो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है D2O, ये तो भारी जल का सूत्र है। किसका? भारी जल का सूत्र है, ठीक है। D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसको अपन कहते हैं। और ऑप्शन बी में दे रखा ठोस H2O, तो ठोस H2O जैसा कोई पदार्थ होता ही नहीं है ना। ठोस जल कुछ नहीं होता, वो सिर्फ बर्फ होता है। ठोस जल क्या होता है? बर्फ होता है, ठीक है। अगला ऑप्शन सी में ठोस CO2, तो जो ये ठोस CO2 होती है इसी को बोला जाता है ड्राई आइस या शुष्क बर्फ। आगे बात समझ में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। ठोस CO2 को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं, ठीक है। और ऑप्शन डी में जो है CO2 प्लस D2O, तो इनके मिश्रण को नहीं कहते हैं, ठीक है। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अष्टक नियम दिया था? तो अष्टक नियम किसने दिया था? अष्टक नियम क्या है? अष्टक नियम के अनुसार किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में जो कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो नियमों के अनुसार जितने इलेक्ट्रॉन उसमें आने चाहिए उतने आने चाहिए, है ना। इलेक्ट्रॉन वितरण हमने पढ़ा था, उसके लिए वीडियो अपलोड कर रखा है, वो वीडियो आप देख लें, ठीक है। या फिर बाह्यतम कोश में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये नियम कहलाता है, अष्टक नियम कहलाता है, ठीक है। अब ये अष्टक नियम देने वाले कौन थे? ऑप्शन ए में है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी में है बोर व बरी हो जाएगा, ऑप्शन सी में है हाइजेनबर्ग, और ऑप्शन डी में है नोल व रस्का। तो ध्यान रखना दोस्तों, अष्टक नियम है वो दिया था बोर व बरी ने। किसने दिया था? बोर व बरी नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए में है HCl, ऑप्शन बी में है HNO3, ऑप्शन सी में है H2SO4, और ऑप्शन डी में H2SO3। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या सूत्र होता है वो अपने को बताना है, ठीक है। HCl होता है वो आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। और HNO3 जो है वो है आपके नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। किसका? नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। और ऑप्शन सी में जो दे रखा है H2SO4, ये है आपके सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र, ठीक है, जिसको अपन अम्लू का राजा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अम्लू का राजा भी कहा जाता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हाइड्रोजन की परमाणुकता होगी, मतलब अपने को प्रश्न में हाइड्रोजन की परमाणुकता ज्ञात करनी है। तो परमाणुकता क्या होती है इसके लिए भी एक अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है। परमाणुकता का मतलब होता है कोई भी जैसे अणु है या जो परमाणु है, तो उसके अंदर अणु के अंदर कितने परमाणु होते हैं, आगे बात समझ में, या वो किस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। जैसे अपन बात करें तो जैसे आपने देखा होगा ऑक्सीजन हमेशा O2 के रूप में पाई जाती है। O2 मतलब ऑक्सीजन के 2 परमाणु साथ में पाए जाते हैं जुड़े हुए, केवल सिंगल ऑक्सीजन का परमाणु कभी नहीं पाया जाता है, हमेशा O2 के रूप में पाया जाता है। तो ऑक्सीजन की परमाणुकता हो जाएगी 2। कितने हो जाएगी? 2। तो ऐसे ही अपने को परमाणुकता बतानी है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी होगी? ऑप्शन ए में है 0, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में है 2, और ऑप्शन डी में है 3, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के समान H2 के रूप में पाया जाता है। किस रूप में? H2 के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पे इसकी परमाणुकता हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी? 2 परमाणुकता हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल का आणविक द्रव्यमान होगा। तो आणविक द्रव्यमान क्या होगा जल का? ऑप्शन ए में है 20 यूनिफाइड, ऑप्शन बी में है 18 यूनिफाइड, ऑप्शन सी में है 16 यूनिफाइड, और ऑप्शन डी में है 14 यूनिफाइड। तो आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, और यह आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है तो इसको भी अलग से वीडियो में समझा रखा है, ठीक है। आप केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें आणविक द्रव्यमान किसी भी अणु का कैसे निकाला जाता है, या इकाई सूत्र द्रव्यमान है वो कैसे निकाला जाता है, तो वो वहाँ पर बता रखा है। यहाँ जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है, मतलब इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। 2 हाइड्रोजन के परमाणु का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 2 यूनिफाइड, क्योंकि 1 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1,
ठीक है, तो 2 का हो जाएगा 2 यूनिफाइड। और ऑक्सीजन जो है उसका परमाणु द्रव्यमान होता है 16 यूनिफाइड। ठीक है, तो 16 ऑक्सीजन का जुड़ जाएगा और 2 हाइड्रोजन का जुड़ जाएगा, तो 16 और 2 18 यूनिफाइड हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 18 यूनिफाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तत्व की संयोजकता शून्य होगी? ऑप्शन ए में है नियोन, ऑप्शन बी में है ऑर्गन, ऑप्शन सी में है हीलियम और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो किस तत्व की संयोजकता शून्य होगी? संयोजकता क्या होती है? अष्टक नियम के अनुसार क्या है कि कोई भी जो तत्व है वो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, या नियमानुसार उसमें 2n² फॉर्मूले के अनुसार जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने होने चाहिए। तो कम से कम बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए प्रत्येक तत्व क्या करता है? या तो इलेक्ट्रॉन देता है अन्य तत्वों को, मतलब त्यागता है, या दूसरे तत्वों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पर नियोन, आर्गन और हीलियम, इन तीनों के ही जो बाह्यतम कोश होते हैं वो नियमानुसार पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, है ना। इनके जो बाह्यतम कोश होता है वो नियमानुसार पूर्ण रूप से भरे हुए होता है, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन लेने और देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, मतलब इनका अष्टक ऑलरेडी पूर्ण होता है। ठीक है, तो ये सब तत्व है नियोन, ऑर्गन और हीलियम, ये कोई संयोजकता नहीं दर्शाता है, इनकी संयोजकता शून्य होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, 0.5 मोल N2 गैस का द्रव्यमान होगा। तो 0.5 मोल जो नाइट्रोजन गैस है, N2 गैस है, इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो अपने को इस प्रश्न में मोलों की संख्या दी हुई है और नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो मोलों की संख्या ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, जो होता है कि मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। ठीक है, उस फॉर्मूले में ये मान रख के अपन करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, उसको देखते हैं अपन। ऑप्शन ए में है 5 ग्राम, ऑप्शन बी में है 14 ग्राम, ऑप्शन सी में है 28 ग्राम और ऑप्शन डी में है 52 ग्राम। तो इसका जो आप कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, तो ऑप्शन आएगा आपके 14 ग्राम। तो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यदि आपको जानना है कि मोल है, मोलर द्रव्यमान है, या द्रव्यमान कैसे ज्ञात करना है, तो इसके लिए केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाना है आपको। ठीक है, मेरे चैनल पर, और प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियो को देखेंगे। ठीक है, वहाँ आपको मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, सारी चीज़ें उदाहरणों के साथ में समझा रखी है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करो और लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर करो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अवोगाद्रो संख्या का मान है। ठीक है, ऑप्शन ए में है 6.220 गुणा 10 की घात 23, ऑप्शन बी में है 6.022 गुणा 10 की घात 23 और ऑप्शन सी में है 5.022 गुणा 10 की घात 22 और ऑप्शन डी में है 5.022 गुणा 10 की घात 23। तो मोल जो संकल्पना हमने पढ़ी थी, उस मोल संकल्पना में हमने पढ़ा था कि एक मोल में 6.022 गुणा 10 की घात 23 कण, परमाणु, आयन अथवा अणु होते हैं। ठीक है, और इसी संख्या को अपन बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या। तो अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? 6.022 गुणा 10 की घात 23 होता है। इसी को अपन एक मोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक मोल कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके 6.022 गुणा 10 की घात 23, मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोल को इकाई के रूप में स्वीकार कब किया गया था, तो उसकी डेट अपने को बतानी है। ऑप्शन ए में है 1966, ऑप्शन बी में है 1967, ऑप्शन सी में है 1968 और ऑप्शन डी में है 1969। तो दोस्तों ध्यान रखना, 1967 में मोल को इकाई के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1967। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए में है CaSO4.2
2H2O, ऑप्शन बी में है CaSO4 डॉट हाफ H2O, ऑप्शन सी में है CaSO4 डॉट H2O और ऑप्शन डी में है CaSO4 डॉट 3H2O। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र अपने को बताना है, ठीक है। कई बार ये प्रश्न है वो एग्जाम्स में पूछा गया है। एक प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसका भी सूत्र है, वो भी पूछा जाता है कई बार। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ CaSO4 डॉट 2H2O, तो यही जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, CaSO4 डॉट 2H2O। ऑप्शन बी में है वो है CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो ये दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, जिसको अपन शॉर्ट में POP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र तो हो गया आपके CaSO4 डॉट हाफ H2O और जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4 डॉट 2H2O। तो दोनों ही जो सूत्र है बड़े इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।